नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है कोटद्वार का नामकरण। कोटद्वार का नाम कोटद्वार कैसे पड़ा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल जिले के एक शहर की। उसका नाम कोटद्वार कैसे पड़ा? देखिए, पौड़ी गढ़वाल आपको पता ही है, उत्तराखंड का एक जिला है जो कि भारत का हिमालय जिला है। हिमालय पर्वतों में स्थापित है और उसका जो कोटद्वार नगर है वो शिवालिक पर्वतों के दक्षिण में स्थित है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोटद्वार का नाम कोटद्वार कैसे पड़ा। आप इस शीर्षक से भी आप जान सकते हैं कोटद्वार का नामकरण। आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है उत्तराखंड का मानचित्र और लाल डॉट से दिखाई दे रहा है आपको आपका कोटद्वार नगर। कोटद्वार, आपका कोटद्वार नगर लाल डॉट से दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं कोटद्वार नगर का नाम कोटद्वार कैसे पड़ा। देखिए दोस्तों, जब हम किसी भी स्थान के नाम के बारे में बात करते हैं या हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि किसी भी स्थान का नामकरण कैसे हुआ, तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी स्थान का नाम भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं पर निर्भर करता है। यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं और भौगोलिक दशाएं किसी स्थान विशेष के नामकरण में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कोटद्वार शहर है, जब हमारे पौड़ी गढ़वाल के लोग गांव जाते हैं, चाहे वो लेंसीडाउन के हों, चाहे रखड़ी खाल के हो, बीरो खाल के हो, हमारे राठ क्षेत्र के हों, पौड़ी गढ़वाल के हों, मनिहारसियों के हों, बघेलसियों के हों और या फिर बारासु पट्टियों के हों, तो वो सतपुली से होते हुए, कोटद्वार से होते हुए सतपुली और आगे जरूर जाते हैं। तो कोटद्वार एक ऐसा सिटी है जो कि रेलवे लाइन से भी कनेक्टेड है। तो कोटद्वार कई बार हमारे दिमाग में आता है कोटद्वार का नाम कैसे पड़ा। तो उसका कारण है, कोटद्वार शहर का नाम जो है खो नदी पे स्थापित है, यानी कि खो नदी के कारण कोटद्वार का नाम कोटद्वार पड़ा। खो नदी, जिसको मैंने यहाँ पे नीले रंग में दिखाया है, इसके बाएं किनारे पर एक कोटद्वार नामक छोटा सा कस्बा किसी समय में हुआ करता था और यह खो नदी के पास होने के कारण इसको खो नदी का द्वार कहा जाता था। खो द्वार या खो द्वार। अब बाद में जाके ये खो द्वार अपभ्रंश हुआ, यानी कि डिस्टॉर्टेड होके अपभ्रंश होके कोटद्वार में परिवर्तित हो गया। तो कोटद्वार का जो अस्तित्व है, कोटद्वार नगर की जो अस्मिता है, वो पूर्णतः खो नदी के कारण है, क्योंकि ये कोटद्वार खो नदी के बाएं किनारे पे स्थापित है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खो नदी को नाम खो नदी कैसे पड़ा, खो नदी का नाम खो कैसे पड़ा। तो मैं आपको बताता चलूं, खो नदी के बारे में बताता चलूं। देखिए, खो नदी जो है पौड़ी गढ़वाल की लंगूर श्रेणी से निकलती है। पौड़ी गढ़वाल की लंगूर श्रेणी, जहां पे मैं अब मार्किंग कर रहा हूं, ये पौड़ी गढ़वाल की लंगूर श्रेणी है और ये वह लंगूर श्रेणी है जो गढ़वाल के लोग हैं उनको पता होगा, जिसके ऊपर लंगूर गढ़ी भैरव, लंगूर गढ़ी भैरव मंदिर है। ठीक है, लंगूर गढ़ी भैरव पौड़ी गढ़वाल के लोग के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के कई किलोमीटर के क्षेत्र में एक पवित्र स्थान है लंगूर गढ़ी भैरव। उसी लंगूर गढ़ी भैरव जिस पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थापित है, उस पर्वत श्रृंखला को लंगूर रेंज कहा जाता है। इसी लंगूर रेंज के ऊपर हमारा गुमखाल भी है। क्या है? गुमखाल। गुमखाल आपको पता ही है, दुगड्डा और सतपुली के बीच में एक आने वाला छोटा सा बाजार है और जिसके एक तरफ सतपुली तो दूसरी तरफ दुगड्डा की धार है, यानी कि गुमखाल एक धार है, एक रिज है, रिज लाइन पर बसा है। तो इसी लंगूर श्रेणी से हमारे खो नदी की उत्पत्ति होती है और ये खो नदी दुगड्डा से होते हुए कोटद्वार पहुंचती है। परंतु इसको नाम खो कैसे मिला?
जी हाँ, यदि आप खो नदी का नाम खोने से समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। खो नदी का नाम खो नदी इसलिए बोला गया क्योंकि ये नदी जैसे ही दुगड्डा को पार करती है और मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ती है, ये वर्ष के कुछ महीनों में लुप्त हो जाती थी या लुप्त हो जाती है। इसका अस्तित्व ऐसे गायब होता है जैसे कि चाय की छन्नी से चाय पत्ती से पानी या चाय अलग कर दी जाती है। यानी कि खो नदी ऐसी नदी है जो उत्तराखंड के भाबर का मैदान जिसके ऊपर मैं मार्किंग कर रहा हूं, उत्तराखंड का ये भाबर का मैदान है, उसमें आते के साथ ही ये नदी गुम हो जाती है। गुम माने खोने की प्रवृत्ति रखती है। इस भाबर पट्टी में, जिसको मैंने यहां मार्क किया है, इसके दक्षिण में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है, तो इसके उत्तर में हमारा प्यारा सुंदर उत्तराखंड है। और एक संकरी पट्टी है जो कि उत्तराखंड और यूपी को अलग करती है। वास्तव में देखा जाए तो यह संकरी पट्टी जो है हिमालय पर्वतों के गिरिपाद क्षेत्र है। हिमालय पर्वत का गिरिपाद क्षेत्र है। और यहां पे आपको बताता चलूं कि हिमालय पर्वत की 3 समानांतर श्रेणियां हैं। पहली ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय, दूसरी श्रेणी मध्य हिमालय यानी कि लेसर हिमालय, और तीसरी श्रेणी शिवालिक हिमालय यानी कि आउटर हिमालय। तो यानी कि आउटर हिमालय का जो फुट हिल रीजन है यानी कि गिरिपाद क्षेत्र, जिसको कई बार हम लिटरेचर में पर्वत पाद क्षेत्र भी कहा जाता है। पर्वत पाद क्षेत्र यानी कि पर्वतों के पांव का स्थान, जहां पर पर्वत समाप्त हो जाते हैं और मैदानों की शुरुआत होती है, तो एकदम से ढाल में कमी आती है, तो पर्वतों से उतरने वाली नदियां बहुत तेज वेग से इसी संलग्नित मैदान पर अपना निक्षेप जमा कर देती हैं। और ये जो निक्षेप है, ये जो अवसाद होता है, नदी द्वारा लाया गया जो निक्षेप और अवसाद होता है, इसके अंदर मोटी बजरी, बालू, गोलाशु पाए जाते हैं। यानी कि ये जो भाबर का मैदान की जो मैंने पट्टी बनाई गई है ब्लैक और लाल रंग से, आप देख पा रहे हैं, ये हिमालय पर्वत की शिवालिक पर्वत श्रृंखला और गंगा ब्रह्मपुत्र का तराई का मैदान, तराई के मैदान के बीच में एक पतली रेखा के रूप में फैला हुआ है। यह मैदान लगभग हरिद्वार से शुरू होता है और वहां उत्तराखंड में और पूर्व में जाता है उधम सिंह नगर किच्छा तक। पूर्व में इसकी चौड़ाई बहुत अधिक है, जबकि पश्चिम में इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है। तो भौगोलिक रूप से ऐसा होता है कि जैसे ही खो नदी भाबर के मैदान में, जैसे ही खो नदी भाबर के मैदान में उतरती है तो ये नदी गुम हो जाती है। क्या हो जाती है? गुम हो जाती है। गुम हो जाती है। ये नदी पूर्णतः गुम हो जाती है। अब मैंने बताया गुम क्यों होती है। गुम इसीलिए होती है क्योंकि ये जो भाबर का मैदान है हिमालय पर्वत और उत्तर के विशाल मैदान के संक्रमण क्षेत्र पर है। संक्रमण क्षेत्र माने कि ट्रांजिशन जोन पे है, जहां पे, जिसको हम कई बार गिरिपाद क्षेत्र बोलते हैं। और गिरिपाद क्षेत्र होने के कारण इसकी विशेषता है मोटा गाद, कंकड़, पत्थर, बजरी, बालू और गोलाशु। इस कारण जो नदी जो है, जो हमारी खो नदी है, वो कुछ समय के लिए भूमिगत हो जाती है। जब वो भूमिगत हो जाती थी तो प्राचीन यात्रियों ने, जब जो कि गढ़वाल से उत्तर के मैदान में नजीमाबाद तक व्यापार करने आते थे, उन्होंने इस नदी की खोने की प्रवृत्ति या गुम होने की प्रवृत्ति को देखा और देखा कि किस प्रकार से दुगड्डा में तो यह नदी खलखल करके बह रही है, परंतु दुगड्डा पार होते के साथ ही कुछ समय के लिए नदी कुछ समय के लिए लुप्त हो जाती है और उसके बाद पुनः कोटद्वार
के आसपास या तराई के मैदान के आसपास पुनः ये जागृत होती है और पुनः बहने लगती है। तो इसलिए इस नदी के खोने की प्रवृत्ति के कारण इसको खो नदी बोला गया। और इस खो नदी के पड़ोस में इसके बाएं किनारे में बसी मानव बस्ती को कोटद्वार बोला गया। 1901 की जनगणना के अनुसार 1901 की जनगणना के अनुसार ब्रिटिश लिटरेचर वॉल्टर लिखता है कि यहां पे केवल 25 से 30 मकान थे और आज के समय में सन 2024 में जो कोटद्वार नगर पालिका है, कोटद्वार नगर पालिका बोल रहा हूं मैं, कोटद्वार तहसील की बात नहीं कर रहा, कोटद्वार नगर पालिका की जनसंख्या लगभग 45,000 है। जबकि कोटद्वार तहसील की जो जनसंख्या है, कोटद्वार तहसील की जो जनसंख्या है लगभग 1,75,000 है। 1,75,000 है। 1,75,000 ये हमारे 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। तो 1901 का कोटद्वार जो किसी समय में 1,000 जनसंख्या के आसपास का शहर था, आज 2024 में उसकी जनसंख्या बढ़ के 1 लाख के आसपास पहुंच गई है और इसका नगर पालिका क्षेत्र 45,000 की जनसंख्या धारण किए हुए है। तो कोटद्वार की जो अस्तित्व है, उसकी जो अस्मिता है, उसकी जो पहचान है, वो हमारी खो नदी के ऊपर है, जो कि हमारी लंगूर पर्वत श्रृंखला यानी कि लंगूर हिमालय की लंगूर श्रेणी से निकलती है। और ये लंगूर श्रेणी जो है लगभग 1950 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसके ऊपर प्रसिद्ध लंगूरगढ़ी भैरव मंदिर है। तो ये थी हमारे आज के भूगोल की जानकारी और किस प्रकार से भूगोल ने इतिहास को प्रभावित किया और किस प्रकार से भौगोलिक तथ्यों के आधार पर आज के शहरों का नामकरण हुआ। इस वीडियो का उद्देश्य यही था। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो में जरूर कमेंट करें और अपना आशीर्वाद हमको जरूर दें। मैं पौड़ी गढ़वाल से संबंधित और भी वीडियो इसमें डालूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे गढ़वाल की संस्कृति और भूगोल आपस में जुड़े हुए हैं। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। नमस्कार।